हो गया। शांत हो जाइए दोस्तों, शांत हो जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, तेजी से, जगह पर्याप्त है, बैठिए। कहाँ तक हुआ था? अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। बात मत करिए अब। तो अलैंगिक जनन के 6 प्रकार हैं और 6 प्रकार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, अलग अलग तरीके से संपन्न होता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दृष्टिकोण से जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। यह सब समझ गए थे। प्लांट में पहले पढ़ लेते हैं कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। प्लांट में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते। ये पढ़े थे ना। लेकिन पौधों में अलैंगिक जनन केवल उन पौधों में होता है जिन पौधों में फूल नहीं होते। जिन पौधों में फूल होता है उनमें प्रायः लैंगिक जनन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। कुछ फूल वाले पौधे में भी अलैंगिक जनन होता है, जैसे गुलाब में फूल खिलते हैं, बड़े अच्छे फूल खिलते हैं, लेकिन उसमें कायिक जनन यानी कि उसके तना को काटकर हम नए गुलाब के पौधे पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फूल वाले पौधे में ही केवल लैंगिक जनन होते हैं, बिना फूल वाले पौधे में लैंगिक जनन नहीं होते हैं। बिना फूल वाले पौधे में केवल अलैंगिक जनन होते हैं। लेकिन फूल वाले पौधे में प्रायः अधिकांश लैंगिक जनन ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ फूल वाले पौधे में भी अलैंगिक जनन करने की क्षमता होती है। तो फूल वाले पौधे और फूल वाले पौधे किस वर्ग के पौधे होते हैं दोस्तों? फूल वाले पौधे होते हैं आपको एंजियोस्पर्म प्लांट। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी कि आवृत बीजी पौधे। इसको क्या कहते हैं? आवृत बीजी। प्लांट किंगडम में कुल 5 फाइलम पढ़े थे, थैलोफाइटा, बराफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अगर लैंगिक जनन की बात करिएगा तो पौधों की दुनिया में जो 5 फाइलम है या 5 अलग अलग प्रकार के पौधों के जो समूह हैं, उनमें केवल एक ही समूह है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, जिसमें फूल होते और किसी भी वर्ग के पौधे में फूल नहीं होते। तो अगर लैंगिक जनन की बात करिएगा तो लैंगिक जनन अगर पौधों में होता है तो वो केवल कैसे पौधों में होता है? आवृत बीजी पौधों में होता है। आपसे पूछ देगा क्या आप थैलोफाइटा के बारे में जानते ही हैं? शैवाल और लाइकेन इसके अंतर्गत आते हैं। बराफाइटा के बारे में पढ़ाए हुए हैं, माउस, लिवर, बट, ठीक है ना। उसके बाद टेरिडोफाइटा, सिलेजिनेला, फर्न, ये सब पौधे आते हैं। और चौथा है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का एक हिंदी नाम भी है, वो है अनावृत बीजी। बाकी तो इन 3 का हिंदी इंग्लिश नाम एक ही है। तो पौधों की दुनिया में यही 5 प्रकार के पौधों का समूह है। और अगर फूल की बात करिएगा तो इन चारों समूहों में फूल नहीं खिलते हैं। अर्थात पौधे की दुनिया जो है उनमें थैलोफाइटा, बराफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में लैंगिक जनन होते हैं, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, अभी तुरंत थोड़ा सा, जिम्नोस्पर्म में लैंगिक जनन होते हैं लेकिन इसमें फूल नहीं होते।
एक अलग तरह से लैंगिक जनन होते हैं। लेकिन वास्तविक लैंगिक जनन अगर किसी पौधे में होते हैं तो वो एंजियोस्पर्म होते हैं। और इनमें जो लैंगिक जनन होते हैं किसके माध्यम से होते हैं? फूल के माध्यम से होते हैं। इन 4 वर्ग में जो है 3 वर्ग में अलैंगिक जनन ही होते हैं। इसमें लैंगिक जनन होते हैं लेकिन फूलों के माध्यम से नहीं होते, क्योंकि इसमें फूल नहीं खिलते हैं। लेकिन लैंगिक जनन के उपरांत इन पौधों में बीजों का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से लैंगिक जनन केवल उन्हीं पौधों में होते हैं जिन पौधों में क्या होते हैं? फूल होते हैं। याद रखना है कि फूल वाले पौधों में भी अलैंगिक जनन की सुविधा होती है, ठीक है ना। जैसे चमेली के फूल में, गुलाब के फूल में हम अलैंगिक जनन करवा सकते हैं, तने को काट कर नए पौधे बनवा सकते हैं। तो पौधों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, वह किसके माध्यम से होता है? फूल के माध्यम से। अर्थात पौधों के जीवन चक्र के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? फूल है। या पौधों के जनन अंग कौन है? फूल है। पौधों के जनन अंग कौन होते हैं? फूल होते हैं। तो फूल ही पौधों के जनन अंग है, फूल ही पौधों के जनन अंग है। तो निश्चित ही सबसे पहले फूल को समझना पड़ेगा, तब तो हम समझ पाएंगे कि आखिर फूलों के माध्यम से जनन होते कैसे हैं पौधों में। तो आइए सबसे पहले हम फूल को पढ़ लेते हैं। क्या हुआ? बैठिए आराम से। कहां थे इतने देर से? नाश्ता कर रहे थे? बैठ गए? आइए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फूल की संरचना। चलिए, सब गुड मॉर्निंग हो रहा है पूरा, ठीक है। तो फूल के संरचना समझने के लिए सब रेडी हैं? 3-4 क्वेश्चन का जवाब सिर्फ फूल है। पहला प्रश्न कि पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? नहीं, पत्ता। पत्ता है, ठीक है। पौधे के सबसे महत्वपूर्ण भाग उसके पत्ते हैं, क्योंकि पत्ता ही न प्रकाश संश्लेषण करेगा। पहले खाना खाकर बॉडी बनाएगा तब न जनन होगा। तो पौधे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पत्ते हैं। लेकिन प्रश्न जब इस तरह से हो कि जीवन चक्र के दृष्टिकोण से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है, तब आंसर होगा फूल। पौधे में लैंगिक जनन किसके माध्यम से होते हैं? फूलों के माध्यम से होते हैं। पौधों का जनन अंग क्या है? फूल है। जनन इकाई भी पूछ दे तो वो क्या है? फूल है। तो आइए फूलों के बारे में समझते हैं। ऐसे ध्यान दीजिए, फूल जो है वह पौधे के तने एवं पौधे के शाखाओं में विकसित होते हैं। पौधे के ब्रांचेज में फूल लगते हैं, शाखाओं में फूल लगते हैं। और फूल एक डंठल के द्वारा पौधे के तने से क्या होता है? जुड़ा होता है। एक डंठल के द्वारा पौधे के तने से जुड़ा होता है, एक डंठल के द्वारा जुड़ा होता है। यह है आपका शाखा, और इसी से एक डंठल के माध्यम से फूल शाखाओं से जुड़ा रहता है। और फूल जिस डंठल के माध्यम से पौधों के शाखाओं से जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसेल। हिंदी नाम में बहुत संयुक्त अक्षर है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा याद करने में दिक्कत होगा, इसीलिए अंग्रेजी नाम ही याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फूल जिस डंठल के द्वारा पौधों के शाखाओं से जुड़े रहते हैं उस डंठल को क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। पेडिसेल डंठल का नाम है। अब पेडिसेल के ऊपर
एक बहुत ही मोटा आवरण होता है, पेडिसेल के ऊपर एक बहुत मोटा आवरण होता है। या आप कहिएगा कि पेडिसेल के ऊपर एक गद्देदार भाग होते हैं, गद्दों के समान भाग होते हैं, और पेडिसेल के ऊपर जो मोटे या मांसल या गद्देदार भाग होते हैं, इस भाग को कहते हैं थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते। इस भाग को क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। क्लियर हुआ? दो भाग समझ गए फूल के, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात समझिए कि फूल जिस डंठल के द्वारा तने के शाखाओं से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। पेडिसेल के ऊपर का जो गद्देदार भाग या मांसल भाग या मोटे भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। और थैलेमस पर ही फूल के विभिन्न चक्र एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते। फूल में कई सारे चक्र होते हैं। कौन कौन होते हैं अभी तुरंत देखेंगे। कई सारे चक्र होते हैं और वो फूल के चक्र फूल के किन भागों पर सजे होते हैं? थैलेमस पर सजे होते। थैलेमस का हिंदी नाम पुष्पासन है, यानी पुष्प का आसन है। अब फूल का जो सबसे पहला चक्र होता है दोस्तों, फूल का जो सबसे पहला चक्र होता है, फूल का जो सबसे पहला चक्र होता है, इस पहला चक्र का नाम है कैलिक्स। पहला चक्र का नाम क्या है? कैलिक्स। फूल के पहले चक्र हम लिख देते हैं पहला, इधर भी पहला इधर भी पहला। फूल के पहले चक्र को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स ये फूल का पहला चक्र है। और जो कैलिक्स है दोस्तों, कैलिक्स ये हरे रंग के होते हैं। प्रायः किस रंग के होते हैं? फूल के पहले चक्र के कैलिक्स प्रायः हरे रंग के होते हैं और इनका काम होता है कि कली अवस्था में फूलों को सुरक्षा देना। कली अवस्था में फूलों को सुरक्षा देना। चूंकि ये हरे रंग के हैं तो इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। हरे रंग के हैं तो इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पाए जाते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण करने में भी यह भाग क्या होता है? सक्षम होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, भोजन बनाते हैं और फूलों को पोषण प्रदान करते हैं। तो एक तरह से फूल के पहले चक्र कैलिक्स जो हरे रंग के हैं, वह आपको दो काम करते हैं। एक कली अवस्था में फूलों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और दूसरा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बना करके पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। पहला चक्र क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है कि नोट में नहीं है, नोट में नहीं है, नोट में छूट गया होगा। एक बार फिर से सेंड कर दीजिए, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, कोई पिछला नोट्स में जो था ना वो 3 चैप्टर नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर जुड़ते गया। ठीक है, तो विद्यार्थी सब हड़बड़ा जाता है, सबको लगता है कि मास्टर है कोई बुक से हमको लिख के दे देगा। ठीक है, मतलब नोट्स बनता है ना उसमें लंबा समय लगता है। 3-4 सोर्स को पढ़ना पड़ता है, फिर उसको एक जगह संक्षिप्त करना पड़ता है और तब जाके नोट में देते, तब नोट बनता है। ठीक है, किताबें से देना तो डायरेक्ट किताबें ना आपको बताते खरीद लीजिए, इतना मेहनत करने क्या जरूरी है। ठीक है, तो होता है कभी कभी जो है ना, कभी जैसे अब केमिस्ट्री का नोट्स बदल रहा है, अब कौन चैप्टर कब बदल जाएगा कहना मुश्किल है। क्या हम फूल के पहले चक्र को समझ चुके हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। फूल के जो दूसरे चक्र होते हैं दोस्तों, फूल के जो दूसरे चक्र होते हैं इसका नाम है कोरोला। फूल के जो दूसरे चक्र होते हैं इसका नाम क्या है? कोरोला नाम है, कोरोला। पहला चक्र का नाम कैलिक्स और दूसरा चक्र का नाम कोरोला। दूसरा चक्र का नाम क्या है? कोरोला है। अब कोरोला जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। कैलिक्स हरे रंग का था, कोरोला रंग बिरंगे होते हैं, लाल रंग के होते हैं। ठीक है, चटकीले भड़कीले रंग के होते हैं। तो कोरोला रंग बिरंगे रंग बिरंगे होते हैं और इसका काम होता है कीट को, पक्षियों को फूलों की तरफ क्या करना? आकर्षित करना।
फूल के दूसरे चक्र जिसका नाम कोरोला है, यह कोरोला रंग बिरंगे होते हैं, लाल होते हैं, पीले होते हैं, कई रंग के ये हो सकते हैं भिन्न भिन्न पौधों के फूलों में। और इन दूसरे चक्र का काम होता है दोस्तों, दूसरे चक्र का काम होता है कीटों को फूलों की तरफ आकर्षित करना, पक्षियों को आकर्षित करना। अब कहिएगा कि कीट और पक्षियों को आकर्षित करने की क्या आवश्यकता है फूल की तरफ? तो आवश्यकता है आगे एक प्रक्रिया होगी फूलों में जो अनिवार्य है जनन के लिए, उसका नाम है परागन, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में आवश्यकता होती है कीटों की, पक्षियों की, अन्य किसी माध्यम को, तो वही कोरोला उसको फूल की तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। तो यानी कि ये रंग बिरंगे होते हैं। लेकिन दोस्तों जो एक बीजपत्री पौधा है, कौन पौधा है? एक बीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे आप समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे पौधे जिनके जड़ क्या होते हैं? रेशेदार होते हैं। जड़ क्या होते हैं? रेशेदार होते, ज्यादा दूर तक फैलते नहीं है। जैसे गेहूं, मक्का, अनाज वाले जितने भी पौधे हैं सब एक बीजपत्री है। तो एक बीजपत्री के जो फूल होते हैं ना, उसमें पहले और दूसरे चक्र में कोई अंतर नहीं रहता, लगता है कि दोनों चक्र एक ही है। एक बीजपत्री के फूलों में ये फूल के जो पहले दूसरे चक्र है ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते हैं, आपस में मिले होते हैं। एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री के फूलों में ये पूरी तरह से क्या होते हैं? अस्पष्ट होते हैं। लेकिन एक बीजपत्री के फूलों में ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं। और एक बीजपत्री में कैलिक्स और कोरोला को सम्मिलित रूप से पेरियंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरियंथ कहा जाता है। देखिए नोट में लाइन दिया हुआ है, पढ़िए तो उसको क्या। नोट में 9, 10, 11 लेसन नहीं है। 9, 10, 11 लेसन नहीं है दोस्तों, तो टेलीग्राम पर डाला हुआ है, उसके टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, फाइल में देखिएगा 9, 10, 11 उसमें है, निकलवा लीजिएगा। शुरुआत के बायोलॉजी के नोट्स में 3 चैप्टर तैयार नहीं हुए थे, इसीलिए नहीं जुड़ा हुआ। तो पढ़ लिए एक बीजपत्री है किधर नोट क्लियर हुआ? समझ गए ना? आइए फूल के तीसरे चक्र। फूल के तीसरे चक्र, फूल के जो तीसरे चक्र होते हैं दोस्तों, फूल के जो तीसरे चक्र होते हैं, फूल के जो तीसरे चक्र होते हैं ये ढेर सारे होते हैं। फूल के जो तीसरे चक्र होते हैं क्या होते हैं? ढेर सारे होते हैं। देख रहे हैं यहां 4 बनाए हैं, ये ढेर सारे हो सकते हैं। और फूल के जो तीसरे चक्र है इसको कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। फूल के तीसरे चक्र को क्या कहते हैं? और एंड्रोसियम फूल का कौन पार्ट है? मेल पार्ट है। फूल का कौन पार्ट है दोस्तों? मेल पार्ट है। फूल के तीसरे चक्र का नाम एंड्रोसियम है। फूल के तीसरे चक्र का नाम क्या है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम फूल के कैसे भाग है? मेल पार्ट है। एंड्रोसियम फूल के कैसे पार्ट है? मेल पार्ट है। और ये ढेर सारे रहते हैं। और एंड्रोसियम के प्रत्येक इकाई को एस्टामेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी ये सारा का सारा एंड्रोसियम है, ये सारा का सारा। लेकिन एक एक है ना, जैसे ये एस्टामेन है, ये एस्टामेन है, ये एस्टामेन है, ये एस्टामेन है, सम्मिलित रूप से सब क्या है? एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम जो ढेर सारे यूनिट के रूप में है, जैसे 4 यूनिट हमें यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, इस एंड्रोसियम के प्रत्येक यूनिट को, प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है? एस्टामेन कहा जाता है। ये आपका एस्टामेन है, ये एस्टामेन है, ये एस्टामेन है, ये एस्टामेन है, सभी सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा? एंड्रोसियम कहलाएगा। अब एंड्रोसियम के इकाई को क्या कहते हैं? एस्टामेन। एंड्रोसियम के इकाई को क्या कहते हैं? एस्टामेन कहते हैं। अब एस्टामेन 2 हिस्सों में बटा होता है दोस्तों। एस्टामेन कितने हिस्सों में बटा होता है? 2 हिस्सों में बटा। ये लंबा वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, लंबा वाला हिस्सा, ये वाला, इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको? फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ये लंबा वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और ऊपर में एक पॉकेट समान हिस्सा है कि नहीं है? एक पैकेट के समान जो हिस्सा है इसे एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। क्लियर हो गया? समझिए फिर से, फूल के पहले दूसरे चक्र समझ गए। फूल के तीसरे चक्र को क्या कहते हैं? एंडोसियम कहते हैं। एंडोसियम ढेर सारे होते हैं जिसके प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? एस्टामेन कहते हैं। एस्टामेन कितने हिस्सों में बटा होता है? 2 हिस्से में। ये लंबे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? फिलामेंट। पॉकेट वाले हिस्से को क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। पॉकेट वाले हिस्से को क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब दोस्तों, ये जो फूल के तीसरे चक्र है और तीसरे चक्र के एंथर में, एंथर को हिंदी में कहा जाता है पराग कोश। क्या कहा जाता है? कोश। फूल के एंथर में जैसे ही फूल परिपक्व होते हैं अर्थात वयस्क बनते हैं, तो फूल के एंथर में, फूल के पराग कोश में, ठीक है ना, फूल के पराग कोश में, फूल के एंथर में दोस्तों खिलता है पोलन ग्रेन। सॉरी, बनता है क्या? पोलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। यानी इसको क्या कहते हैं? पराग कण बनते हैं। यानी पराग कण दोस्तों बनते हैं, पराग कोश में बनते हैं। पराग कोश फूल के तीसरे चक्र का सबसे टॉप वाला पार्ट है, सबसे टॉप वाला पार्ट है। और ये जो पोलन ग्रेन बना है दोस्तों, यही है आपके पौधे का मेल गेमिट। यही पौधे का क्या है? मेल गेमिट है। मेल गेमिट, जिसको हिंदी में कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक। पोलन ग्रेन जो है यह मेल गेमिट है, नर युग्मक है। जैसे जंतु का नर युग्मक स्पर्म होता है, उसी तरह पौधों का मेल गेमिट क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। क्लियर हो गया? यानी कि यह पोलन ग्रेन जंतुओं के स्पर्म के समानार्थी है दोस्तों, या उसी के पैरेलल है ये। क्लियर हो गया? वैसे भी बताए थे कि लैंगिक जनन में 2 प्रकार के गेमिट होते हैं। लैंगिक जनन में कितने प्रकार के गेमिट होते हैं? 2 प्रकार के गेमिट होते हैं। ये दोनों प्रकार के गेमिट में एक मेल एक फीमेल। जंतु के मेल गेमिट को स्पर्म कहते हैं और पौधे के मेल गेमिट को पोलन ग्रेन कहते हैं, और जंतु और पौधे दोनों के फीमेल गेमिट को दोस्तों ओवाही कहते हैं, ओवाही कहते हैं। क्लियर हो गया? तो पौधों में नर युग्मक कौन होते हैं? परागकण होते हैं। परागकण कहाँ विकसित होते हैं? पराग कोश में विकसित होते हैं। किस में विकसित होते हैं? पराग कोश में विकसित होते हैं। क्लियर हो गया? फूल के 3 चक्र आप समझ गए है ना? कोई दिक्कत नहीं ना इस 3 चक्र में? एक बार आइए फिर से देख लेते हैं। पहला चक्र है कैलिक्स, दूसरा चक्र है कोरोला, तीसरा चक्र है एंड्रोसियम के इकाई को स्टामेन कहते हैं। ये बात आप समझे ना? एंड्रोसियम के इकाई को स्टामेन कहते हैं। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए हैं। स्टामेन प्रत्येक अलग अलग भाग को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड्रोसियम के प्रत्येक इकाई स्टामेन कितने भागों में बटा है? फिलामेंट और एंथर। पोलन ग्रेन का विकास किस में होगा? एंथर में होगा। पोलन ग्रेन का विकास दोस्तों एंथर में होते हैं। पोलन ग्रेन का विकास कहाँ होते हैं? एंथर में होते। एकदम दानेदार होते हैं पोलन ग्रेन दोस्तों, एकदम छोटे छोटे दाने का समान। 3 चक्र समझ गए हैं। लेकिन एक पूर्ण विकसित फूल में 4 चक्र होते हैं। एक पूर्ण विकसित फूल में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र होते हैं तो चौथा चक्र इस फूल में आ नहीं पाएगा, इसीलिए एक नए फूल पर हम विचार करते हैं दोस्तों। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों, नए फूल को हम नए फूल में तीसरा चक्र को नहीं रखेंगे, केवल और केवल चौथे चक्र को रखेंगे। क्लियर? तो आप लोग जवाब देते जाइएगा कि फूल का विकास होता है फूल से ही। क्या? शाखा से होता है। वेरी गुड, शाखा से होता है। जो डंठल है उसको क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर के मांसल भाग को क्या कहते हैं? थैलमस। ये है शाखा, ये है पेडिसेल, ये है थैलमस। ये क्या है आपको? थैलमस। पहला चक्र, पहला चक्र
कैलिक्स। पहला चक्र कैलिक्स, दूसरा चक्र कोरोला। दूसरा चक्र क्या होता है? कोरोला। क्लियर हो गया? अब हम तीसरे चक्र को आप समझ ही गए हैं। डायरेक्ट आते हैं दोस्तों चौथे चक्र पर। डायरेक्ट आते हैं चौथे चक्र पर आ जाते हैं। चौथा चक्र का बीच वाला हिस्सा जो तम तिकोना होता है, तिकोना, इसके ऊपर ढेर सारे इकाई इस तरह से, ढेर सारे इकाई इस तरह से, ढेर सारे इकाई इस तरह से। ठीक है, तो ये है फूल के चौथे चक्र। ठीक है ना? हम आ गए हैं दोस्तों पहला पहला, दूसरा दूसरा, और डायरेक्ट आ गए हैं चौथे चक्र पर। ये चौथा चक्र है। और फूल के जो ये चौथे चक्र का है, इसका नाम है गायनोसियम। ठीक है, इसका नाम क्या है? गायनोसियम है। फूल के जो ये चौथे चक्र है, इसका नाम क्या है? गायनोसियम। फूल के जो ये चौथे चक्र है, इसका नाम क्या है? गायनोसियम है। और गायनोसियम के प्रत्येक इकाई को, गायनोसियम के प्रत्येक, इसमें भी ढेर सारे इकाई है कि ना है? गायनोसियम के प्रत्येक इकाई को कार्पेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पेल कहा जाता है। कार्पेल कहा जाता है। ये कार्पेल, ये कार्पेल, ये कार्पेल, ये भी कार्पेल, ये कार्पेल, ये कार्पेल, और सम्मिलित रूप से सारे के सारे क्या है? गायनोसियम है। और गायनोसियम पौधे के फीमेल पार्ट है। पौधे के फीमेल पार्ट, पौधे के फूल के फीमेल पार्ट है। ठीक है, गायनोसियम फूल के कैसे पार्ट है? फीमेल पार्ट है। गायनोसियम के प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है? कार्पेल कहा जाता है। गायनोसियम के प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है? कार्पेल कहा जाता है। गायनोसियम कैसा भाग है? फीमेल पार्ट है। गायनोसियम कैसा पार्ट है? फीमेल पार्ट है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये गायनोसियम 3 हिस्सों में बटा होता है। एंड्रोसियम के इकाई एस्टामेन कितने हिस्सों में बटा था? 2 हिस्सों में बटा था, फिलामेंट और। लेकिन ये गायनोसियम जो है, इसकी इकाई जो कार्पेल है, देखिए नींद मार रहे हैं एक आदमी, जागिए जागिए। गायनोसियम, गायनोसियम जो है, गायनोसियम जो है उसके प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। कार्पेल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, और 3 हिस्सों में ये जो नीचे वाला त्रिभुजाकार हिस्सा देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ओभरी। क्या कहते हैं? ओभरी कहते हैं। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ओभरी। ये वाला हिस्सा एस्टाइल, एस्टाइल, एस्टाइल। ये ऊपर का हिस्सा एस्टिग्मा, एस्टिग्मा। क्लियर हो गया? फूल के चौथे पार्ट समझ गए? ये चौथा पार्ट है। फूल के चौथे पार्ट को क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। फूल के चौथे पार्ट को क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। और गायनोसियम के प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? कार्पेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल्स कहते हैं। गायनोसियम कैसा भाग है? फीमेल पार्ट है। गायनोसियम के प्रत्येक इकाई कार्पेल्स 3 भाग में बटे होता है। सबसे निचला हिस्सा, कार्पेल्स के सबसे निचले मोटे हिस्से को क्या कहते हैं? ओवरी के बाद वाले हिस्से क्या कहते हैं? सबसे टॉप वाले हिस्से को, सबसे टॉप वाले हिस्से को एस्टिग्मा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, इस ओवरी के भीतर, ठीक है, ओवरी के भीतर, ओवरी के भीतर पाया जाता है ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल को हिंदी में कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। तो अंडाशय जो है, ओवरी जो है, इसके भीतर में क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। ओवरी के भीतर में क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल के भीतर में होते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या होते हैं? एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष के भीतर होते हैं क्या? ओभा, यानी किया अंडाणु। और अंडाणु ही आपका है एक प्रकार का, एक प्रकार नहीं, फीमेल गैमीट। अंडाणु ही आपका है फीमेल
गैमीट। क्लियर हो गया। एक बार इस प्रोसेस को समझिए। क्या समझिए कि चौथा चक्र गायनोसियम, जिसकी इकाई कार्पेल्स, कार्पेल्स के सबसे निचले मोटे भाग को ओवरी कहते हैं। इस ओवरी के भीतर में होता है ओव्यूल, ओव्यूल के भीतर में होता है एम्ब्रियो, सैक के भीतर में होता है ओवा। देख रहे हैं ओवा कितना सुरक्षित है। पहले ओवरी, ओवरी के भीतर में ओव्यूल, यानी कि पहली परत ओवरी के भीतरी परत ओव्यूल, ओवलिक के भीतरी परत, उस एम्ब्रियो सैक के भीतर है ओवा ही पौधों के फीमेल गैमीट है, यानी अंडाणु है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो फूल के चारों चक्र समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। पहला चक्र कैलिक्स, दूसरा चक्र कोरोला, तीसरा चक्र, चौथा चक्र। तो एक पूर्ण विकसित फूल में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। लेकिन एक बीज पत्री फूल के पहले और दूसरे चक्र अलग अलग विभाजित नहीं रहते हैं, एक में ही समेटी हुई रहती है और उसको कहते हैं पेरियंथ। लेकिन विकसित पौधों के फूल में 4 चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको हम पहले बताए थे कि पौधे, प्लांट जो है, प्लांट जो है वह आपका क्या होता है? प्लांट प्राय क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, यानी क्या होते हैं? बायसेक्सुअल। अधिकांश प्लांट क्या होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं। बायसेक्सुअल इसलिए होते हैं दोस्तों कि एक ही प्लांट, अधिकांश प्लांट बायसेक्सुअल होते हैं। लेकिन आप बात फ्लावर की करिएगा दोस्तों, तो अधिकांश फ्लावर क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं, यानी क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, पौधे अधिकांश क्या है? उभयलिंगी। लेकिन फूल अधिकांश क्या है? एक लिंगी। यानी कि दोस्तों कि आप जो अभी फूल के बारे में पढ़े हैं, तो अगर अधिकांश फूल में अगर नर भाग है तो मादा भाग उसमें नहीं रहता है, यानी तीसरा चक्र है तो चौथा चक्र नहीं होगा। और किसी फूल में अगर चौथा चक्र है तो तीसरा चक्र नहीं होगा। ध्यान दीजिए, एक ही पौधे में एक डाली पर मेल है तो दूसरे डाली पर फीमेल वाला फूल है, यानी एक ही पौधे में मेल फूल भी रहते हैं और मेल फूल वो जिसमें केवल एंड्रोसियम है, फीमेल फूल वो जिसमें केवल गायनोसियम। बात को समझ गए? तो पौधे जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, क्योंकि एक ही पौधे में नर फूल भी होते हैं और मादा फूल भी होते हैं। अगर पौधों के एक डाली पर नर वाला फूल है तो उसी डाली के नीचे में जो फूल है वो क्या है? मादा वाला फूल है। तो एक ही पौधे में अगर मेल फीमेल दोनों फूल है तो पौधा क्या हो गया? उभयलिंगी, बायसेक्सुअल हो गया। लेकिन अगर फूल की बात करिएगा तो अधिकांश पौधे के फूल एक लिंगी ही होते हैं। अर्थात अगर फूल में एंडोसियम पार्ट है तो उसमें गायनोसियम नहीं होगा, और गायनोसियम पार्ट है तो एंडोसियम नहीं होगा। तो पौधे अधिकांशतः उभयलिंगी होते हैं। लेकिन पौधे के फूल जो है दोस्तों, पौधे का फूल जो है वो आपका एक लिंगी होते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? यहां बड़ी कन्फ्यूजन हो जाता, पौधा है, उभयलिंगी, फूल है, एक लिंगी, व्हाट इज दिस? ठीक है, बात को समझ गए? बात को समझ गए ना? पौधा है उभयलिंगी, क्यों? तो उसमें दोनों टाइप के फूल है। अब फूल खुद क्या है? एक लिंगी, क्योंकि अगर फूल में एंडोसियम नहीं है तो गायनोसियम नहीं रहेगा, और गायनोसियम है तो, यानी एक फूल में तीसरा चक्र है, चौथा चक्र गायब रहेगा, चौथा चक्र है तो तीसरा चक्र। लेकिन कई ऐसे फूल हैं जिसमें चारों चक्र पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि फूल केवल एक लिंगी होते हैं, कुछ फूल जो है उभयलिंगी भी होते हैं, कुछ फूल जो है उभयलिंगी भी होते हैं। क्लियर हो गया? हमको लगता है कि अब फूल के स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं।
अच्छा, पिंक कलर से मत लिखिए, क्या दिक्कत है? विजिबिलिटी नहीं बन रही है क्या? नहीं, लड़का लोग देखता होगा कम वोल्टेज पर ना, उसको ब्राइटनेस क्या बोलते जी? अच्छा, क्या ये दोस्तों फूल समझ गए? पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, और फूल के फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। ठीक है, गायनोसियम की इकाई को कार्पेल्स, कार्पेल्स बटा 3 भाग में, ओवरी, एस्टाइल और स्टिग्मा। फूल के मेल गेमिट को क्या कहते हैं? मेल गेमिट, पोलन ग्रेन। मेल गेमिट को क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब दोस्तों आप देख लिए, इस बात को समझ गए ना कि पौधे होते हैं उभयलिंगी लेकिन फूल एक। अब जब दोस्तों 4 चक्र फूल के हो गए तो इन 4 चक्र में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी है केवल मेल फीमेल का, बाकी किसी का जरूरी है नहीं है। तो फूल के जो 4 चक्र होते हैं उसमें 2 चक्र का कोई काम नहीं है जनन में, और वो 2 चक्र है कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स और कोरोला को फूल का सहायक भाग कहते हैं। कैलिक्स और कोरोला को फूल का सहायक भाग कहते हैं, जबकि एंड्रोसियम और गायनोसियम या एस्टामेन या कार्पेल्स को फूल के आवश्यक भाग कहते हैं। बात को समझ गए? फूल में 4 चक्र हैं, चारों चक्र की तो जरूरी है नहीं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में जरूरी है तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की ही। तो कैलिक्स और कोरोला अर्थात पहला एवं दूसरा चक्र फूल के सहायक भाग होते हैं, आवश्यक भाग नहीं होते हैं। फूल के आवश्यक भाग एंड्रोसियम है और गायनोसियम है। फूल के आवश्यक भाग कौन कौन है? अब जब फूल परिपक्व होते हैं दोस्तों, फूल जब परिपक्व होते हैं यानी वयस्क बनते हैं, तो फूल के वयस्क बनने का मतलब ही होता है कि एंथर में क्या बन जाना? पोलन ग्रेन, और ओवरी के भीतर क्या बन जाना? ओवा। तो फूल परिपक्व हो गया, इसका मतलब है कि एंथर में दोस्तों पोलन ग्रेन का विकास हो गया है, और ओवरी के भीतर किसका विकास हो गया? ओवा का विकास हो गया। तो समझ जाइए फूल परिपक्व हो गया है, एंथर में पोलन ग्रेन का विकास हो चुका है, एंथर में पोलन ग्रेन का विकास हो चुका है, और ओवरी में किसका विकास हो चुका? ओवा का। लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले पौधों में फूल का होना जरूरी है। फूल कैसे होते हैं वो समझ गए, और लैंगिक जनन में फूल खिलने के बाद फूल का परिपक्व होना जरूरी है। फूल के किस अवस्था को फूल का परिपक्व होना कहते हैं या वयस्क होना कहते हैं? तो जब फूल के तीसरे चक्र एंथर में पोलन ग्रेन का विकास हो गया और चौथे चक्र ओवरी में ओवा का विकास हो गया, तो हम कहेंगे कि फूल अब परिपक्व हो चुके हैं, अर्थात वयस्क हो चुके हैं, और वह अब जनन के लिए तैयार हैं, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। और फूल के परिपक्व होने के बाद पौधों में लैंगिक जनन के बाद जो दूसरी फूल परिपक्व होने के बाद दोस्तों पौधों में लैंगिक जनन होने के लिए उसके बाद क्या शुरू होता है? पॉलिनेशन। यानी क्या? परागण। पौधों में लैंगिक जनन होने के लिए फूल परिपक्व होने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? पॉलिनेशन होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? पॉलिनेशन होती है, परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। अब यह पॉलिनेशन क्या है, इसके लिए हम एक बार फिर फूल के स्ट्रक्चर पर आते हैं। फूल के स्ट्रक्चर को समझ करके ही हम परागण को समझ सकते हैं, लेकिन इतना बात तो आप समझ ही चुके हैं कि लैंगिक जनन में पौधों में लैंगिक जनन में
फूल के परिपक्व होने के बाद क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। अब ये पॉलिनेशन क्या है तो आप समझिए, अधिकांश फूल एक लिंगी होते या दुलिंगी? पौधा, ध्यान दीजिए, फिर मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। अधिकांश पौधे उभयलिंगी होते हैं लेकिन अधिकांश फूल एक लिंगी होते। क्लियर हो गया? इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। पौधों की दुनिया है बड़ी इधर उधर की दुनिया है दोस्तों। आप खाली देख लेते हैं पौधे पौधे हम लोग से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसन ऐसन चीज अपने भीतर निर्माण करते कि आदमी खा के मर जाए, पागल हो जाए। क्या है? आप समझिए, अफीम के पौधा में इतना पावर है कि अफीम पैदा कर देगा। अफीम में इतनी क्षमता है कि 8-10 आदमी को तो वैसे उल्टा सोता। चलिए, एक लड़का कमेंट कर रहा है कि आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ठीक है, अरे ध्यान दीजिए, पिछले दिनों खराब लग रहे थे क्या? अरे ध्यान दीजिए, जब आज का उल्लेख होता है तो पिछले दिन मतलब गौण रह जाएगा। चलिए, अब हम समझ रहे हैं फूल के पॉलिनेशन को, और पॉलिनेशन के लिए हमें एक बार फिर फूल के स्ट्रक्चर पर आना होगा। तो फूल खिलेगा फूल से ही, क्या? शाखा से। वेरी गुड, वेरी गुड। और डबल डबल फूल बनाना पड़ेगा। डंठल का नाम, डंठल का नाम पेडिसेल। इस बार फूल तो आप समझ ही चुके हैं, तो हम छोटा सा ही फूल बनाते हैं। ठीक है? डायग्राम आप फूल का समझ रहे हैं ना? यही अभी 3D फूल लाते तो आप डायग्राम नहीं समझते, फूले को देखते। ये स्थिति होती है, इसीलिए हम अगला एक में मेल बना देते हैं, एक में फीमेल बना देते हैं। है हंसने वाली बात है। क्लियर है? सब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? ये है आपके सामने में दो फूल। एक में दोस्तों केवल एंथर है, क्या है? एक में दोस्तों केवल ओवरी है। अब समझना किसको? परागन वह प्रक्रिया है जिसमें पोलन ग्रेन, कौन? पोलन ग्रेन एंथर से उठ करके एस्टिग्मा पर पहुंच जाता है। बात को समझ रहे हैं ना? बात को समझ रहे हैं ना? क्या कि परागन, पोलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एंथर में बना पोलन ग्रेन उठ करके कहां पहुंच जाता है? एस्टिग्मा पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? एस्टिग्मा पर। यही प्रक्रिया क्या है? पोलिनेशन। पोलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मेल पार्ट उठ करके फीमेल पार्ट पर जाना। ठीक है ना? समझ रहे ना बात को? मेल पार्ट यानी कि मेल गैमिट का उठ करके फीमेल वाला पार्ट पर पहुंचना ही क्या है? परागन। यही ना है परागन। यानी कि वास्तव में अगर देखिए, पूर्ण रूप से अगर परिभाषित करना चाहे हम परागन क्या है, तो परागन वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कण यानी पोलन ग्रेन, ये एंथर है ना जी, एंथर से उठ करके कहां पहुंच गया? पराग कण का, पोलन ग्रेन का मेल पार्ट से उठ करके फीमेल पार्ट पर पहुंचना, या पराग कण का एंथर से उठ करके एस्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। क्लियर हो गया? और दोस्तों, प्रकृति का नियम है, प्रजनन के दौरान मेल पार्ट के उठ करके फीमेल पार्ट पर जाना पड़ता है।
पौधे में भी यही है, जंतु में भी यही है। हास्य नहीं, समझने वाली बात है, समझिए, ठीक है। यानी कि प्रकृति में सारा नियम जो है इसी तरह है, यानी कि किसी भी सजीव के लिए अलग नियम है, अलग नियम है। पौधे का भी सेम रूल है, जंतु का भी सेम रूल है दोस्तों। यानी चलना पड़ेगा किसको? केवल मेल के मीट। टेरिडोफाइटा और बरायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और बरायोफाइटा जो है दोस्तों, उस पौधे में भी हम आपको बताए थे कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट होते हैं, लेकिन अलग वाला। एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम आर्ची, याद तक भूल गए? तो उसमें भी मेल पार्ट जो है वो विकसित होते थे और पानी में तैर कर फीमेल पार्ट पर पहुंचते थे। तो यहां परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पोलन ग्रेन एंथर से उठ करके एस्टिग्मा पर जाएगा, एंथर से उठ करके एस्टिग्मा पर। अब ध्यान दीजिए कि परागण क्या है, समझ गए? अब परागण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। परागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। पहला क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण। पॉलिनेशन क्या है, समझ गए ना? अब है सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार का। पहला प्रकार क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया में एक ही फूल, क्या? एक ही फूल, यानी अगर वह फूल क्या है? उभयलिंगी। आपको पता है कि कुछ फूल जो होते हैं उभयलिंगी भी होते हैं, यानी उसमें तीसरा चक्र भी होते हैं, चौथा चक्र भी, यानी एक ही फूल में मेल पार्ट भी होते हैं और फीमेल पार्ट भी होते हैं। तो जब फूल क्या है तो उनके बीच क्या होगा? क्योंकि उसी में मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों है, उसका पोलन ग्रेन निकलना है, उधर उधर जाना नहीं है, बगले में स्टिग्मा उसी पर पहुंच जाना है। तो स्वपरागण की प्रक्रिया क्या है? तो जब एक ही फूल के, यानी कि एक फूल का पोलन ग्रेन एंथर से उठ करके उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाया? लेकिन यह स्वपरागण केवल किसमें होगा? उभयलिंगी में होगा। ऐसे फूल जो उभयलिंगी नहीं है उनमें दोस्तों स्वपरागण संभव है नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक ही पौधा के दो फूल के बीच परागण को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। एक ही फूल के बीच परागण हो जाए तो भी वो क्या है? स्वपरागण। लेकिन पोलन ग्रेन एंथर से उठकर उसी पौधा के किसी अन्य फूल के स्टिग्मा पर पहुंच गया तो वो भी क्या कहलाया? यानी पॉलिनेशन क्या है, समझ गए? पॉलिनेशन एक फूल के बीच ही हो जाए तो वो क्या है? पॉलिनेशन। अगर एक ही पौधा के दो भिन्न भिन्न फूल के बीच हो जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन। यानी सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एक ही फूल के बीच पॉलिनेशन हो जाए वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही पौधे के दो भिन्न भिन्न फूलों के बीच पॉलिनेशन हो जाए तो वो क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। क्लियर हो गया? लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन केवल संभव है किसमें? उभयलिंगी में। अब कहिएगा दोस्तों, आपको दिमाग जाएगा कि एक ही पौधे के दो अलग अलग फूल के बीच भी अगर पॉलिनेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही पौधे के दो भिन्न भिन्न फूल के बीच पॉलिनेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। और आप जानते हैं कि पौधा जो है उभयलिंगी होता है। एक ही पौधा के एक डाली पर मेल है तो दूसरे डाली पर फीमेल है, या एक ही डाली का आधा मेल फूल है तो आधा फीमेल फूल है। तो आप कहिएगा एक ही पौधा के एक ही पौधा में दोनों टाइप का फूल है तो एक ही पौधा के फूलों के बीच भी पॉलिनेशन होगा तो वो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता
सेल्फ पोलिनेशन केवल उभयलिंगी फूल में होता है। एक ही पौधे के दो फूलों के बीच अगर पोलिनेशन होगा वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अब कहिएगा ऐसा क्यों नहीं होता है? जब एक ही पौधा में मेल फीमेल दोनों फूल है तो ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं होता इसलिए नहीं होता दोस्तों कि एक ही पौधे में मेल फीमेल दोनों फूल होते हैं लेकिन एक साथ डेवलप्ड नहीं होते। प्रकृति ने एक ही पौधों को दोनों टाइप के फूल प्रदान कर दिए हैं, लेकिन खासियत यह है प्रकृति के कि पौधे के दोनों फूल एक साथ विकसित नहीं होते। जब मेल वाला खिल करके परिपक्व होता है तो फीमेल वाला कली अवस्था में पड़ा हुआ है, और जब तक फीमेल वाला फूल कली अवस्था से खिल करके पूरा खिलेगा, मेल आयु पूरी करके झड़ जाएगा। हर पौधे का यही सिस्टम है। हर लगभग सभी पौधे उभयलिंगी होते हैं, क्लियर है? यानी एक ही पौधे में मेल फूल भी होते हैं और, लेकिन प्रकृति ने पौधों के साथ यह नियम बना दिया है कि जब मेल फूल खिलकर तैयार होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो तब फीमेल वाला फूल कली अवस्था में रहता है। और जब फीमेल वाले फूल पूरी तरह से खिलकर प्रजनन के योग्य बनते हैं तब तक उस पौधा का मेल फूल झड़ के गिर जाते हैं। अब कहिए सेल्फ पोलिनेशन का मौका मिलेगा? तो प्रकृति ने सेल्फ पोलिनेशन के रास्ते को ही क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए। सेल्फ पोलिनेशन का रास्ता सिर्फ किसके लिए क्लियर है? एक ही फूल, बाइसेक्सुअल फूल के लिए। क्योंकि एक ही फूल में मेल फीमेल पार्ट है तो दोनों एक ही साथ विकसित होंगे, एक साथ विकसित होंगे तो उनके बीच सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। तो सेल्फ पोलिनेशन केवल उभयलिंगी फूल में होता है। एक ही पौधे के दो फूलों के बीच होने वाले पोलिनेशन को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, लेकिन प्रकृति इस तरह का पोलिनेशन होने नहीं देता है। क्यों नहीं होने देता, इस बात को आप समझ चुके हैं ना? अब दोस्तों सेल्फ पोलिनेशन होगा तो किस फूल में? लेकिन अधिकांश फूल एक लिंगी होते हैं, बहुत कम ही फूल क्या होते हैं? उभयलिंगी। तो आप कह सकते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन पौधे में बहुत कम होता है, सेल्फ पोलिनेशन पौधे में बहुत कम होता है। आइए दोस्तों दूसरा तरीका, दूसरा प्रकार, पोलिनेशन का दूसरा प्रकार है क्रॉस पोलिनेशन। पर परागन, क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागन। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ का डायरेक्ट अपोजिट ये क्रॉस, ठीक है? इसमें दो पौधा एक ही जाति के, दो पौधा के फूल के बीच होने वाला परागन क्या कहलाएगा? पर परागन। यानी आप देख रहे थे कि सेल्फ पोलिनेशन में एक ही फूल भाग लिया या एक ही पौधे के फूल भाग लिया, लेकिन पर परागन क्या है? तो जब पोलन ग्रेन एंथर से उठकर दूसरे पौधे जो उसी जाति को है, इन्हीं के अमरूद का पोलन ग्रेन आम पर जाकर गिरेगा, ठीक है ना? हाँ, तो एक पौधे का पोलन ग्रेन उठकर उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर गिरेगा तो यह पोलिनेशन क्या कहलाएगा? यानी सीधा मतलब समझिए कि सेल्फ पोलिनेशन में एक फूल या एक ही पौधा का फूल भाग लेता है और पर परागन में दो अलग अलग पौधे के फूल भाग लेते हैं। पर परागन में दो अलग अलग पौधे के फूल भाग लेते हैं, दो अलग अलग पौधे के फूल भाग लेते हैं। क्लियर है? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब पर परागन में कौन भाग लिया है? दो पौधा, यानी पोलन ग्रेन एक पौधा के एंथर से उठकर उसी जाति के दूसरे पौधा के स्टिग्मा पर पहुंचेगा। अब पोलन ग्रेन को एक पौधा से दूसरे पौधा के फूल पर पहुंचना है, किस प्रक्रिया में? पर परागन। अब पर परागन जो होगा तो पोलन ग्रेन में तो हाथ पर नहीं होता है कि निकलेगा चल देगा, हाथ पर तो नहीं होते हैं।
तो सवाल है कि पर परागन के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ताकि पोलन ग्रेन एक पौधे से उठ करके दूसरे पौधे पर परागन होने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम हवा हो सकते हैं, वो माध्यम पक्षी हो सकते हैं, वो माध्यम कीट हो सकते हैं, वो माध्यम जल हो सकते हैं, वे माध्यम जंतु हो सकते हैं, वे माध्यम चमगादड़ हो सकते हैं, वो माध्यम चमगादड़ हो सकते हैं, वो माध्यम घोंगा हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अन्य सरीसृप हो सकते हैं, कई माध्यम हो सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, प्रकृति ने सेल्फ पोलिनेशन के रास्ते को क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए हैं। उभयलिंगी फूल में सेल्फ पोलिनेशन हो भी जाएगा तो बहुत कम ही पौधे हैं जो जिनके फूल उभयलिंगी होते हैं। अधिकांश पौधे के फूल जो हैं वो एकलिंगी होते हैं। अधिकांश पौधे के फूल क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं। और प्रकृति ने सेल्फ पोलिनेशन के रास्ते को ही क्या कर दिया, यानी कि इस पृथ्वी पर जो पौधे हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है उसमें अधिकांशतः पर परागन ही होते हैं। भिन्न भिन्न पौधे में अधिकांशतः पर परागन ही होते हैं। और पर परागन में पोलन ग्रेन को एक पौधा से उठकर दूसरा पौधा पर पहुंचना, इसके लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए। तो ये माध्यम वायु हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, जल हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकते हैं, घोंगा हो सकते हैं, कोई भी, हम लोग भी माध्यम हो सकते हैं पोलिनेशन के। पार्क में घूमने गए, वहां ढेर सारे पौधे थे, पौधा का पोलन ग्रेन झड़ करके आपके जेबी में गिर गया। घर पर आए और सट खोले, झारे, पोलन ग्रेन इधर उधर बिखर गया और उसी जाति के दो पौधा आप ही के घर के बगले में था, उसी पर जाकर गिर गया, पोलिनेशन हो गया। तो पोलिनेशन के माध्यम हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, कोई भी जंतु बन सकता है। तो पर परागन बिना किसी माध्यम का संपन्न नहीं होगा। पर परागन के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पोलन ग्रेन को एक पौधा से उठ करके दूसरे पौधा पर पहुंचना है, एक पौधा से उठ करके दूसरे पौधा पर पहुंचना। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए कि पर परागन अगर वायु के माध्यम से होता है उसे एनिमोफिलस कहा जाता है, पक्षी के माध्यम से होता है तो ऑरिन्थोफिलस कहा जाता है, कीटों के माध्यम से होता है एंटेमोफिलस कहा जाता है, जल के माध्यम से होता है तो हाइड्रोफिलस कहा जाता है, जंतु के माध्यम से होता है तो जूफिलस कहा जाता है, चमगादड़ के माध्यम से होता है तो चेरेप्टोफिलस कहा जाता है, घोंगा के माध्यम से होता है तो मेलेकोफिलस कहा जाता है, और सांप छिपकली के भी माध्यम से होता है तो उसे मेलेकोफिलस ही कहा जाता है। तो किस माध्यम से पर परागन होने पर उसे किस नाम से जाना जाता है, एक बार नोट पर ध्यान दीजिए तो पढ़िए, तो परीक्षा में काफी बार पूछे जाते हैं। पंखा चले तो गर्मी लग रहा थोड़ा। क्या हुआ? ठंडा लग रहा है? क्या दरोगा बनेगा इस? हाँ? तो उसको याद कर लीजिएगा। पोलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन एंथर से उठकर कहां पहुंच चुका है? असिग्मा पर। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। अब अधिकांश पौधे में या प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन पोलिनेशन होता है? क्रॉस पोलिनेशन। अब सवाल है कि सेल्फ पोलिनेशन भी है, क्रॉस पोलिनेशन भी है। तो सेल्फ पोलिनेशन में और क्रॉस पोलिनेशन में कौन सबसे ज्यादा बेहतर है? क्या सेल्फ पोलिनेशन बेहतर है या क्रॉस पोलिनेशन? तो बेहतर क्रॉस पोलिनेशन है।
क्रॉस पोलिनेशन में दो अलग अलग पौधे के गुण एक में समाहित होंगे। और आपको पता है कि जब अलग अलग टाइप के गुण जब मिलते हैं तो नए गुणों की उत्पत्ति होती है, और वो नए गुण पहले के गुणों से ज्यादा मतलब विकसित होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं। तो लाभदायक तो पर परागन ही है। अच्छे संतान, पौधों के अच्छे संतान पर परागन के उपरांत ही हो सकते हैं। सेल्फ पोलिनेशन एक ही फूल या एक ही पौधों के फूल के बीच हुआ था, तो उनसे जो नए पौधे विकसित होंगे सेल्फ पोलिनेशन के उपरांत, उसमें केवल कितने पौधे के गुण? एक ही पौधे के गुण होगा। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के उपरांत जो है जो पौधे विकसित होंगे उनमें दो दो पौधे के गुण होंगे। तो इस तरह से सेल्फ पोलिनेशन में और क्रॉस पोलिनेशन में, क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा बेहतर है। अच्छे संतान पौधे के क्रॉस पोलिनेशन के उपरांत ही पैदा किए जा सकते हैं दोस्तों। तो पोलिनेशन हो गया तो सबसे पहले पौधों में फूल खिला, फूल परिपक्व हुआ, और फूल के परिपक्व होने के बाद क्या हुआ? पोलिनेशन हुआ। पोलिनेशन समझ गए ना? जैसे ही पौधे में पोलिनेशन हो जाता है उसके बाद अगला स्टेप है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन के बाद होता है, पहले नहीं होता है। पोलिनेशन होगा उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा दोस्तों। फिलस का मतलब क्या होता है? मतलब नहीं है, फिलस नाम है, उसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो आइए निषेचन में क्या होता है? पौधों का मेल गेमिट का क्या नाम है दोस्तों? पॉलन ग्रेन नाम है। मेल गेमिट का क्या नाम है? पॉलन ग्रेन नाम है। मेल गेमिट का क्या नाम है? पॉलन ग्रेन। और फीमेल गेमिट का क्या नाम है? फीमेल गेमिट का क्या नाम है? फीमेल गेमिट का ओवा। फीमेल गेमिट का क्या नाम है? ओवा नाम है। पोलन ग्रेन का ओवा से मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें मेल गेमिट फीमेल गेमिट से मिलते हैं। मेल गेमिट का फीमेल गेमिट से मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन का ओवा से मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। पोलन ग्रेन का ओवा से मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। मेल गेमिट का फीमेल गेमिट से मिलना क्या है? निषेचन है। या पौधे में पोलन ग्रेन का ओवा से मिलना ही क्या है? निषेचन है। ये आप समझ चुके हैं। अब निषेचन में क्या क्या होता है दोस्तों, तो एक बार हम फिर फूल पर आते हैं दोस्तों। निषेचन क्या समझ गए? पौधों का जो है ना लैंगिक जनन, थोड़ा आप पढ़े नहीं होंगे ठीक से तो पहली बार में दिक्कत होगा, लेकिन समझ रहे ना आप? कोई दिक्कत नहीं ना? फूल विकसित होगा, वेरी गुड। थैलमस क्या है? कैलिक्स, कोरोला। क्लियर है? अब हमें पोलिनेशन हो गया है, तो पोलिनेशन हो गया है तो दोस्तों मेल पार्ट को छोड़ देते, अब उसका जरूरत है नहीं, वो पहुंच चुका है। हंसते का है जी? क्या हुआ जी? ये पोलन ग्रेन पहुंच चुका है।
अब शुरू होगा क्या? फर्टिलाइजेशन होगा। अब क्या शुरू होगा? तो जैसे ही पोलन ग्रेन यहां पहुंचता, अब देखिए हर एक पोलन ग्रेन की आयु होती है, ठीक है ना। कुछ पौधे के पोलन ग्रेन 1-2 घंटा तक जीवित रह सकते हैं, कुछ का महीनों तक जीवित रह सकते हैं, और कुछ का सालों तक जिंदा रह सकता है। यह नहीं कि पोलन ग्रेन निकल चुका है तो अब जहिया जाएगा स्टिग्मा पर वो ये फर्टिलाइजेशन शुरू होगा, नहीं। हर पोलन ग्रेन की भी अपनी एक आयु होती है, और आयु पौधे पर निर्भर कर, जैसे गेहूं का पोलन ग्रेन का आयु बहुत कम, अब बरगद के पोलन ग्रेन का आयु बहुत ज्यादा, 6 महीनों 7 महीनों तक पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचेगा बरगद का, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी उसमें फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। तो पोलन ग्रेन हर पौधे के समान अवधि तक जीवित नहीं रहते हैं, समान अवधि तक जीवित नहीं रहते। अब पोलन ग्रेन अभी है स्टिग्मा पर, लेकिन फर्टिलाइजेशन तब होगा जब पोलन ग्रेन मिलेगा ओवा से। ओवा कौन है आपको पता ही दिए हैं, ठीक है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि ओवरी के भीतर, ओवरी के भीतर, ओवरी के भीतर क्या है? ओव्यूल है, बीजांड है, इसको क्या कहते हैं? बीजांड है। अब बीजांड के भीतर इम्ब्रियो सैक है, इम्ब्रियो सैक है, यानी क्या है? भ्रूणपोष है, क्या दोस्तों? और इसके भीतर में है क्या? ओवा। इसके भीतर में क्या है? ओवा है, अंडाणु। यानी दोस्तों अगर बात करिए तो ओवरी के भीतर में ओव्यूल, ओव्यूल के भीतर में इम्ब्रियो, इम्ब्रियो सैक के भीतर में ओवा। विजिबिलिटी बन रही है? बन रही है। मतलब क्या? ओवरी है, उसके भीतर एक परत, उसके भीतर एक परत, उसके भीतर ओवा। तो दोस्तों अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता? तो जैसे पोलन ग्रेन यहां पहुंचता है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित हो जाता है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित हो जाता है, और वो रासायनिक पदार्थ स्रावित होते ही यहां से यहां एक नली का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण? नील नली का निर्माण। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते ही एक रासायनिक पदार्थ स्रावित करते हैं। उस रासायनिक पदार्थ का असर यह होता है कि स्टिग्मा से लेकर के ओवरी के शीर्ष भाग तक एक नली का निर्माण होता है, और इस नली का निर्माण, नली का नाम है दोस्तों, इस नली का नाम है पराग नली। क्या नाम है? पराग नली। पराग नली यानी कि पोलन ट्यूब, पोलन। तो जैसे ही पोलिनेशन हुआ तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया। स्टिग्मा पर पहुंचते ही पोलन ग्रेन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित किया, एंजाइम स्रावित किया, जिससे किसका निर्माण हो गया? पोलन ग्रेन। ये भीतर भीतर ये नली बन जाते हैं। भीतर भीतर नली बनते ही दोस्तों पोलन ग्रेन इस नली में उतरते 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 पहुंच जाते हैं कहां? ओवरी। परागकण आया, पोलन ग्रेन बना, पोलन ग्रेन के रास्ते से, सॉरी, पोलन ट्यूब बना, पोलन ट्यूब के रास्ते से परागकण नीचे उतरते 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 पहुंच गया कहां? ओवरी पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ओवरी पर पहुंच गया दोस्तों, ठीक है। ओवरी पर पहुंच गया, ओवरी पर पहुंच गया। अब पोलन ग्रेन ओवरी पर पहुंच गया है दोस्तों, पोलन ग्रेन यहां पहुंच गया है। पोलन ग्रेन जैसे ओवरी पर पहुंचते ओवरी फट जाते हैं। ओवरी फट जाने के बाद उसके बाद क्या फट जाते हैं? ओव्यूल फट जाते हैं, एम्ब्रियो सैक भी फट जाते हैं। पोलन ग्रेन के बाद पोलन ग्रेन में कई तरह के एंजाइम छोड़ने की क्षमता होती है। ओवरी पर आया, एंजाइम छोड़ा, ओवरी फटा। फिर दूसरा परत ओव्यूल पर गया, वहां एंजाइम छोड़ा, ओव्यूल भी फटा। फिर तीसरा परत इम्ब्रियो सैक पर गया, यहां भी एंजाइम छोड़ा, यह भी, और अंत में पोलन ग्रेन ओवा से मिल गया। पोलन ग्रेन ओवा से मिल गया दोस्तों, मिल गया है। अब सीधे पहुंचा देते हैं इसको। तो यहां दोस्तों ये है आपका ओवा, ओवा
अब पोलन ग्रेन इसके भीतर में ये है आपका ओभा, मान लीजिए ओभा, और इसी के भीतर पोलन ग्रेन अब प्रवेश कर गया है, प्रवेश कर गया है यानी फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन में कुछ है, पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन होने से पोलन ग्रेन एंथर से उठकर स्टिग्मा पर आ गया, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया, एंजाइम छोड़ा, पराग नली का पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ, पराग नली से नीचे उतरते 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 पोलन ग्रेन ओवरी पर आया, एंजाइम छोड़ा, ओवरी फट गया, दूसरा परत ओव्यूल का होता है वो परत भी फट गया, तीसरा परत एम्ब्रियो सैक का होता है वो भी फट गया, और अंततः पोलन ग्रेन ओवा से मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोलन ग्रेन ओवा से मिल जाता है और बनाते हैं क्या, जायगोट बनाते हैं, इसको कहते हैं क्या, युग्मक। पोलन ग्रेन ओवा आपस में मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, जायगोट। जायगोट, जायगोट एक कोशिकीय संरचना है और जायगोट वृद्धि करके बन जाता है क्या, एम्ब्रियो, यानी क्या, भ्रूण। और भ्रूण जो है दोस्तों बीज के भीतर, बीज के भीतर सुरक्षित हो जाते हैं और नए पौधे उत्पन्न करने के लिए, नए पौधे उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस तरह से पौधा में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। लैंगिक जनन, इतना कुछ होने के बाद दोस्तों यह होता है कि कैलिक्स और कोरोला, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जायगोट का निर्माण हो जाता है, उसके बाद भ्रूण बन जाते हैं, भ्रूण बीज के भीतर चले जाते हैं, बीजों का निर्माण हो जाता है, तो उसके बाद फल का निर्माण होता है। तो फल का निर्माण क्या होता है, तो फूल के जो दो भाग है कैलिक्स और कोरोला, वह सीधे झड़कर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और ओवरी जो है, ओवरी सीधा क्या बन जाता है, फल बन जाता है। ओवरी के भीतर क्या होता है, ओव्यूल, जिसको क्या कहते हैं, बीजांड, ये क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन के उपरांत ओवरी, ओव्यूल, इसी ओव्यूल के भीतर सुरक्षित होता है क्या, भ्रूण सुरक्षित होता है, जो नया पौधा उत्पन्न करने के लिए तैयार रहते हैं, नया पौधा उत्पन्न करने के लिए तैयार रहते हैं। क्लियर है बात, समझ गए, कोई दिक्कत? देखिए फूल के कौन से भाग क्या क्या बनते हैं वो देखिए। फूल के देखिए कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, ओवरी क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, वो दिया हुआ है ना, उसको पढ़िए। ऑनलाइन वाले गजेंद्र कुमार सिंह, मनीषा कुमारी, मोनू कुमार, आर्यवीर। गूलर के प्लांट में, सारे प्लांट में इसी तरह रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, कुछ इधर तो कुछ उधर। अब एक लड़का पूछ रहा है गूलर के प्लांट में कैसे था, अरे कहां भाग रहे जी, हाय अभिनव कुमार, क्लियर? एक बार और, इसमें क्या है, पोलिनेशन समझ गए, पोलिनेशन समझ गए। तो पोलिनेशन की प्रक्रिया में, पोलिनेशन के बाद क्या शुरू होगा, पोलिनेशन के बाद निषेचन। देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले फूल परिपक्व होगा, फिर पोलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होना है, पोलन ग्रैंड को ओवा कहां पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना,
ओवरी के भीतर ओव्यूल, ओव्यूल के भीतर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के भीतर ओवा। अब जैसे ही पोलन ग्रेन पहुंचता है स्टिग्मा पर, तो पोलन ग्रेन एक रासायनिक पदार्थ को स्रावित करते हैं जिससे पराग नली बनते हैं। उस पराग नली के उतरते उतरते पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन ओवरी पर आ जाते हैं, जिससे ओवरी फट जाते हैं। ओवरी फटने के बाद दूसरा परत ओव्यूल का होता है वो भी, तीसरा परत एम्ब्रियो सैक का होता है वो भी, और अंततः पोलन ग्रेन ओवा से मिल जाता है, अंततः फर्टिलाइजेशन हो जाता है। पोलन ग्रेन ओवा का मिलना फर्टिलाइजेशन है, जिसके बाद दोनों मिल करके एक इकाई बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जायगोट वृद्धि करके भ्रूण बन जाते हैं। भ्रूण किसके भीतर रहते हैं, ओव्यूल बीज बन जाते हैं। ओव्यूल के भीतर भ्रूण होते हैं जो नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। हम बीज को जो लगाते हैं तो बीज के भीतर वही एम्ब्रियो पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है जो नए पौधे को विकसित रखने की क्षमता रखते हैं। क्लियर हो गया कौन से भाग फूल के क्या बन जाते हैं निषेचन के उपरांत? तो दो बात मुख्य रूप से, कैलिक्स और करोला झड़कर गिर जाते हैं। ठीक है, झड़कर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ओवरी फल बन जाते हैं, ओवरी क्या बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। ओव्यूल क्या बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं। ये मेन है। अब फिर ओवरी के भित्ति जो होते हैं वो फल की भित्ति बन जाते हैं। ओव्यूल की जो भित्ति होते हैं वो बीज का खोल बन जाते हैं। क्लियर? अब दोस्तों एक और प्रक्रिया को समझना है, पारथीनोकार्पी। अब क्या समझना है, अनिषेक फलन। पारथीनोकार्पी क्या है? अब आप ये समझ लिए हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है, समझ गए ना? फर्टिलाइजेशन क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए कि पोलन ग्रेन कुछ कुछ पौधे में क्या होते हैं, कुछ कुछ पौधे में पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच चुका है, यानी पोलिनेशन हो गया है, लेकिन पोलिनेशन के बाद निषेचन हुआ ही नहीं। कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं दोस्तों जिसमें पोलिनेशन होता है, लेकिन पोलिनेशन के बाद निषेचन किसी कारणोंवश नहीं होता है या बीच में ही रुक जाता है। पोलिनेशन होता है लेकिन पोलन ग्रेन आगे जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेगा वो निषेचन किसी कारणवश से हो नहीं पाता, लेकिन ओवरी विकास करके फल बन जाता है। ओवरी तो है ना, फल का निर्माण किससे हुआ, ओवरी से। तो जब पोलिनेशन होने के बाद पौधों में निषेचन की प्रक्रिया किसी कारणवश रुक जाती है, लेकिन निषेचन रुकने के उपरांत भी ओवरी विकास करके फल बन जाते हैं, तो इसी फल को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। यानी बिना निषेचन का पौधों में फल का विकसित हो जाना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता। बिना निषेचन का फल का विकसित होना अनिषेक फलन कहलाता है। बिना निषेचन का फल का विकसित होना क्या कहलाता है, यानी पोलिनेशन हुआ, लेकिन मान लीजिए पोलन ग्रेन यहां पर आया, यहां पर आकर सारा पोलन ग्रेन हवा में उड़ गया, सारे पौधे में नहीं होते ऐसे। तो अब ये ओवरी विकास करके फल बन गया है, लेकिन निषेचन हुआ, तो ऐसे फल तो बन जाते हैं, लेकिन उस फल में बीज होते भी है तो फॉल्स होते हैं, क्योंकि बीज तब न बनेगा जब निषेचन होगा। पोलन ग्रेन ओवा से मिलेगा तब ना बीजों का निर्माण होगा। तो इसमें पोलिनेशन हुआ, कोई पौधे में पोलिनेशन हुआ, लेकिन निषेचन क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन ओवरी विकास करके फल, तो ऐसे फलों में बीज होते भी है तो फॉल्स होते। जैसे केला, केला के पौधों में फूल हैं, केला के पौधों में फूल हैं, उनमें पोलिनेशन होते हैं लेकिन निषेचन, लेकिन ओवरी विकास करके फल यानी केला बनते हैं। तो उन केला में बीज नहीं होते, बीज होते भी जो है वो फॉल्स होते हैं, उससे नए पौधे पैदा नहीं किए जा सकते, उससे नए पौधे को पैदा नहीं किए जा सकते।
तो बिना निषेचन का फल का विकास होना अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन वाले फल में बीज नहीं होते हैं, अथवा होते भी है तो फॉल्स होते हैं, अर्थात उनसे नए पौधों को विकसित नहीं किया जा सकता है, नए पौधों को विकसित नहीं किया जा सकता है। केला अनिषेक फलन है, अंगूर अनिषेक फलन है, संतरा अनिषेक फलन है, जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन वो फॉल्स होते हैं या नहीं होते। क्लियर? बात को समझ गए? अनिषेक फलन समझ गए? बिना निषेचन का फल का विकास होना क्या कहलाता है? अनिषेक फल होता है। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? अनिषेक फलन समझ गए? अब दोस्तों फल भी दो प्रकार के होते हैं। फल भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सत्य फल, असत्य फल। सत्य फल और असत्य फल। अधिकांश फल सत्य होते हैं, बहुत कम फल असत्य। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। अब सत्य फल असत्य फल क्या है इसको आप समझ लीजिए। फल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए फलों का वर्गीकरण कई तरह से किया जाता है, कई तरह से, लेकिन मुख्यतः फलों का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल, असत्य फल। सत्य फल, सत्य फल असत्य फल क्या है समझिए। अगर ओवरी विकास करके फल बना, ठीक है, यही ना है ओवरी, ये विकास करके फल बना तो क्या है? लेकिन कुछ पौधों में ओवरी नहीं बल्कि थैलमस फल बन जाते हैं, ऐसे फल को क्या कहते हैं? असत्य फल। अगर ओवरी विकास करके फल बना है तो क्या? लेकिन कुछ कुछ पौधे में ओवरी फल नहीं बनते हैं बल्कि फल कौन बन जाते हैं? थैलमस। या ओवरी को छोड़कर किसी अन्य भाग से फल बना तो उसे क्या कहेंगे? और ओवरी को छोड़कर किसी अन्य भाग से जो फल बनेगा तो उसमें सबसे विकसित भाग कौन है? थैलमस ही है। क्लियर है ना बात को? तो फल का विकास ओवरी से होता है ना, उसे क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। ध्यान दीजिए, अनिषेक फलन का वर्गीकरण अलग है, असत्य फल असत्य फल का वर्गीकरण अलग है। अनिषेक फलन सत्य फल हो सकता है, जैसे केला अनिषेक फलन है लेकिन केला क्या है? सत्य फल है, क्योंकि केला का विकास ओवरी से हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वहीं सेब असत्य फल है लेकिन सेब अनिषेक फल नहीं है। यह बात समझ रखिएगा। अनिषेक फलन का डिफिनेशन कुछ और है, सत्य फल असत्य फल का डिफिनेशन कुछ और है। तो ओवरी से विकसित फल को ही क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। ओवरी से विकसित फल को ही क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। ओवरी से अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित फल को क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। और असत्य फल प्रायः किससे विकसित होता है? थैलमस से विकसित होता है। असत्य फल प्रायः किससे विकसित होता है? थैलमस से विकसित होता है। क्लियर हो गया? अब फूल के विभिन्न फलों से, फूल ने विभिन्न फल के हम अलग अलग भागों को खाते हैं। जैसे बेर खाते हैं तो छिलका सहित खा लेते हैं, आम खाते हैं तो छिलका उतार कर खाते हैं। तो सभी फल के समान भाग खाया नहीं जाता है। तो भिन्न भिन्न फलों के खाने योग्य भाग कौन है उसका एक लिस्ट दिया हुआ देखिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कब शुरू होगा? अरे प्लांट पहले खत्म होगा तब ना, इसके बाद यही होगा और क्या। सुमन कुमार, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगला क्लास में होगा। खाने योग्य भाग उसको क्या कर लेना है? 2 पॉइंट है, सीधा याद करना है। एक पर परागन के माध्यम और दूसरा फलों के खाने योग्य भाग। ठीक है, पर परागन के माध्यम और फलों के खाने योग्य
भाग। क्लियर है? प्रश्नों को याद कर रहे हैं किन कर रहे हैं? आए, प्रश्नों को याद करते रहिए, ठीक है ना? हाँ, तबे कुछ होने वाला है। नहीं तो आदमी सब लगल है, सब पूरा सुने धमकी आ रहा है कि कोचिंग चलाने नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद धमकी आ रहा है पटना में कोचिंग नहीं चलाने देंगे। कल टेंशन नहीं है, पटना में नहीं चलेगा, मुजफ्फरपुर में चलेगा क्या? हाँ, तो कोचिंग, तो उस सब अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, खुद पढ़ना है, ठीक है? आराम से पढ़ना है। पता नहीं किससे क्या, अब कौन दरोगा, अब कोई नहीं बन पाया किसी कारण, तो हम क्या कर सकते हैं? कड़ा वर्दी नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं होने देंगे। तो उन सब अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। बहुत तरह के टेंशन चल रहा है, लेकिन सिर्फ आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, कोई दिक्कत। बाकी जाए जिधर जाए, जिस दिन होगा देखा जाएगा, ठीक है? हाँ, अब कोई कहता है पटना में कोचिंग नहीं चलाने देंगे। अरे पटने में सारा कोचिंग थोड़े चलता है, 38 जिला है बिहार में, है? पटना में चलाएंगे, दियारा में जाके चलाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, तो आराम से पढ़ना है, घर पर बैठकर पढ़ना है। प्लांट रिप्रोडक्शन थोड़ा पेचीदा विषय है, खास करके जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उसके लिए तो बहुत पेचीदा हो जाता है, लेकिन हम स्लोली इसीलिए निकाले आज, सारे चीजों को समझे कि नहीं? तो उससे रिलेटेड प्रश्नों को बनाइएगा। एक क्लास और लगेगा, रिप्रोडक्शन में समाप्त हो जाएगा। मिलिए अगले क्लास में। परिदल पुंज इन इंग्लिश, मधुप्रिया, परिदल पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिया हुआ नहीं है नोट में। पेरियंथ कहते हैं, पेरियंथ। चलिए, तो सबका धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। ड्रू फ्रूट का वर्गीकरण तो बहुत, साक्षी आनंद, ड्रू फ्रूट का वर्गीकरण बहुत लंबा है, इसलिए उतना में हम नहीं गए हैं।